IUPAC नामकरण कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट भाग। IUPAC नामकरण ये अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता है, लेकिन यहाँ पर जो IUPAC नामकरण है वो उपसय संयोजी यौगिकों का है। यहाँ पर आपको लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन नहीं करना है, बल्कि इस प्रकार का उपसय संयोजी यौगिक होगा और उसका IUPAC नाम अपन लिखेंगे। मैं हूं SK चौधरी और PC स्टडी पॉइंट में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में अपन IUPAC नाम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होने वाला है, तो आपसे निवेदन है कि अगर IUPAC नामकरण आप समझना चाहते हैं तो इसके 2 या 3 जितने भी वीडियो बने उनको कंप्लीटली देखें, बिना स्किप किए हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा कोई नाम तो उसको आप कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं, मैं आपको उसको समझा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो IUPAC नामकरण। देखिए आपको इस प्रकार का यौगिक दिया हुआ रहता है। उपसय संयोजी यौगिक अपन ने बहुत देख लिए, इस प्रकार से लिखे हुए रहते हैं। यहाँ पर एक केंद्रीय धातु होती है प्लस उसके आगे कुछ लिगेंड्स होते हैं। इसके अलावा कई बार अपन यहाँ पर भी देखते हैं कि कोई धनायन या फिर यहाँ पर कई बार कोई ऋणायन जुड़ा हुआ रहता है। तो पहले मैं उसी की चर्चा कर लेता हूं। अगर यहाँ पर कोई धनायन जुड़ा हुआ है, जैसे ये धनायन जुड़ा हुआ है K3, तो नामकरण लिखते समय सबसे पहले इसी का नाम आएगा। पोटेशियम धातु जुड़ी हुई है, पोटेशियम धनायन है, तो सबसे पहले पोटेशियम का नाम ही आता है। सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है। अगर इस गुरु कोष्टक, इस बड़े कोष्टक से पहले कोई धनायन जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले उसी का नाम आएगा। और अगर लास्ट में जुड़ा हुआ है, कोई ऋणायन जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए SO4 ऋणायन जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम सबसे अंत में आएगा। सल्फेट, यह नाम सबसे अंत में आएगा, ध्यान रखना। इनके नाम में आपको ज्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना है, बस यही ध्यान में रखना है। अगर धनायन है तो उसका नाम सबसे पहले, ऋणायन है तो उसका नाम सबसे एंड में आएगा। प्लस इनमें संख्या सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। संख्या सूचक शब्द, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है K3, तो इस 3 के लिए मैं यहाँ पर ट्राई पोटेशियम नहीं लिखूंगा, बल्कि आप यहाँ पे लिखेंगे केवल पोटेशियम। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे SO4 की भी मान लीजिए होल ट्वाइस लिखा हुआ है, तो इसको आप डाई लगा करके नहीं शो करेंगे, डाई पोटेशियम नहीं लिखना। यही एक नियम है, इनमें ध्यान में रखना है कि संख्या सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऋणायन या धनायन कितने हैं ये नहीं बताना है आपको, केवल धनायन या ऋणायन का नाम लिखना है। जैसे पोटेशियम धनायन है तो मैं 3 के लिए ट्राई ने लिखते हुए केवल पोटेशियम लिखूंगा। 2 सल्फेट है, लेकिन आप केवल सल्फेट लिखेंगे, डाई शब्द का प्रयोग नहीं करना। ये हो गई धनायन और ऋणायन की बात। अब बात करते हैं इस गुरु कोष्टक की, यानी समन्वय मंडल की। इसमें नाम देखिए किस प्रकार से लिखे जाते हैं, कैसे लिखने हैं। अगर प्रति धनायन नहीं है तो आप पहले गुरु कोष्टक से ही नामकरण स्टार्ट करेंगे, और अगर प्रति धनायन ये उपस्थित है तो सबसे पहले इसका नाम आ जाएगा। इसका नाम कंप्लीट होने के बाद में नाम आते हैं लिगेंडों के। संकुल में केंद्रीय धातु पहले लिखी हुई होती है, लिगेंड बाद में लिखे हुए होते हैं, लेकिन नाम लिखते समय लिगेंडों के नाम पहले आएंगे और धातु का नाम आएगा बाद में। सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखना, समझ गए। समन्वय मंडल, सबसे पहले आप लिखेंगे लिगेंडों के नाम। लिगेंडों के नाम में आपको कुछ नियम, कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। देखिए क्या क्या। नंबर 1, लिगेंडों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखने, अल्फाबेट के क्रम में लिखने। जैसे मान लीजिए यहां पर 2 लिगेंड है, जैसे एक लिगेंड आ गया मान लीजिए H2O और एक लिगेंड आ गया मान लीजिए CH, यानी एक्वा और क्लोरो 2 लिगेंड है। एक हो गया एक्वा, दूसरा हो गया क्लोरो। तो इन्हें आप अल्फाबेट के क्रम में लिखेंगे। आपको अल्फाबेट में ये देखना है कि एक्वा पहले आता है या क्लोरो पहले आता है, और जो पहले आता है आप उसी को पहले लिखेंगे। जैसे एक्वा का नाम होता है AQUA और क्लोरो का नाम स्टार्ट होता है CH से, तो एक्वा और क्लोरो में से आप एक्वा को पहले लिखेंगे। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना। दूसरी चीज, कई बार मिलते जुलते नाम भी आ जाते हैं, जैसे H2O लिगेंड और NH3 लिगेंड, दोनों के नाम ही ऐसे स्टार्ट होते हैं। H2O का एक्वा होता है और NH3 का होता है Me।
ऐसी स्थिति में भी आपको ध्यान में रखना है अल्फाबेट में कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। कार्बोनिल, कार्बोनिल का नाम सी से स्टार्ट होता है, क्लोरो और साइनो, इन तीनों लिगेंडों का नाम सी से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर तीनों एक साथ आते हैं तो आपको ध्यान में रखना है इनके इंग्लिश में नाम किस प्रकार से होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। अल्फाबेट के क्रम में आप इनको सेट रखेंगे। एक्वा की स्पेलिंग होगी AQUA और एमीन की स्पेलिंग होती है AMMIN। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि दोनों अगर एक साथ आ जाए तो आप कौन से का नाम पहले लिखेंगे और कौन से का बाद में लिखेंगे। अल्फाबेट के क्रम में लिखना। एक्वा का नाम पहले आएगा, ए दोनों में सेम आ गया, लेकिन क्यों है ये एम से पहले आता है, तो एक्वा पहले आएगा एमीन बाद में। ठीक ऐसे ही इनको आप देखेंगे, कार्बोनिल, क्लोरो और साइनो, तीनों के नाम सी से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर तीनों में से कोई से दो या तीनों एक साथ आते हैं तो पहले आप लिखेंगे कार्बोनिल, बाद में क्लोरो और सबसे बाद में आएगा साइनो। इनका अल्फाबेट का क्रम यही होता है, पहले कार्बोनिल फिर क्लोरो और फिर साइनो। तो एक तो आपको इनको ध्यान में रखना है अल्फाबेट के क्रम में लिखते समय। तो लिगेंडों के नाम लिखने का पहला नियम तो ये हो गया कि लिगेंडों के नाम आप अल्फाबेट के क्रम में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए पिरिडीन और क्लोरो दो लिगेंड आए हैं, तो आप क्लोरो सी से स्टार्ट होता है, पिरिडीन पी से स्टार्ट होता है, तो आप क्लोरो का नाम पहले लिखेंगे, पिरिडीन का नाम बाद में लिखेंगे। सबसे पहला नियम आपको ये ध्यान में रखना है अल्फाबेट का क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम ध्यान में रखना। दूसरा आपको ध्यान में रखना है संख्या सूचक शब्द। संख्या सूचक शब्द यानी डाई, ट्राई, टेट्रा, इन शब्दों का ध्यान रखना है। लिगेंडों की संख्या जितनी भी है उनमें आप संख्या सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे। ध्यान में रखना है संख्या सूचक शब्द का प्रयोग करना है। जैसे ये एक कोई यौगिक आ गया जिसमें H2O एक्वा लिगेंड है और 6 हैं, तो इसमें आप संख्या सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे एक्वा। लेकिन एक्वा कितने हैं? 6, तो आप लिखेंगे हेक्सा एक्वा। अगर 2 आते हैं तो आप लिखेंगे डाई एक्वा, 3 आते हैं तो आप लिखेंगे ट्राई एक्वा। यानी संख्या सूचक शब्द का प्रयोग करना है प्लस अल्फाबेट के क्रम में लिखना है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हालांकि और भी कुछ नियम होते हैं लिगेंडों के बारे में, वो जैसे जैसे अपन एग्जांपल सोल्व करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। फिलहाल तो अपन कोई नॉर्मल बेसिक एग्जांपल आ जाए तो उसका नाम लिखने के लिए जो नियम काम में आते हैं, आज मैं आपको केवल वही नियम बता रहा हूं। तो लिगेंडों के नाम लिखते समय 2 चीजें ध्यान में रखनी। उसके बाद में केंद्रीय धातु का नाम लिखना है। धातु के नाम लिखते समय आपको केवल एक ही चीज का ध्यान रखना पड़ता है। धातु का नाम जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में धातु का ऑक्सीडेशन नंबर आता है। यानी आपको उपसय संयोजी यौगिक का नाम लिखने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जरूरी है। अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाला है तो आप नाम नहीं लिख सकते। पहला चीज तो आपको ये ध्यान रखना। दूसरा, ये जो समन्वय मंडल होता है, इस समन्वय मंडल का आवेश, कई बार एग्जाम्पल में अपने को समन्वय मंडल का आवेश दिया होता, लेकिन कई बार समन्वय मंडल का आवेश दिया हुआ नहीं होता है। उस स्थिति में आपको समन्वय मंडल का आवेश निकालना पड़ता है। फॉर द एग्जाम्पल, एक उदाहरण के जरिए आप इसको समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है K4FeCN6, ये लीजिए। इसमें जो समन्वय मंडल है यानी गुरु कोष्टक, उस पर देखिए आपको किसी भी प्रकार का कोई आवेश लगा हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। प्लस एक दूसरा एग्जाम्पल मैं यहां पर वो लिख रहा हूं, ये लीजिए। इस एग्जाम्पल में आपको देखिए समन्वय मंडल पर आवेश लगा हुआ मिलेगा। तो धातु का नाम लिखने से पहले आपको ये आवेश चेक करना है। अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो अपने को उसका आवेश निकालना पड़ेगा। धातु का नाम लिखने से पहले गुरु कोष्टक यानी समन्वय मंडल का आवेश निकालना जरूरी है। कैसे निकालेंगे? समन्वय मंडल का पूरा आवेश जोड़ देंगे,
तो उससे लिए पहले आपको Fe यानी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जरूरी होता है। इस एग्जांपल में आप देखेंगे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2। अब गुरु कोष्टक में जितनी भी स्पीसीज है उनका सबका आवेश जोड़ दीजिए आप। इस पोटेशियम को तो छोड़ दो और बाकी सबका आवेश जोड़ दो। Fe पर +2 है, Cn पर होता है माइनस और 6 Cn है यानी -6 आवेश होगा। समन्वय मंडल के अंदर टोटल ये आवेश है यानी टोटल हो गया -4, कुल मिलाकर के -4 चार्ज। तो इस तरह से आपको समन्वय मंडल का आवेश निकालना पड़ेगा। अगर यह आवेश 0 आता है या प्लस में आता है, उस स्थिति में धातु का जो भी नाम होता है आप वही लिख देंगे। जैसे Fe का आयरन नाम होता है तो आप आयरन लिख देंगे। क्रोमियम धातु है तो उसका नाम आपको क्रोमियम ही लिखना है। प्लेटिनम धातु है तो उसका नाम आपको प्लेटिनम ही लिखना है। अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए या 0 चार्ज आ जाए तो उस स्थिति में आपको सामान्य नाम जो होता है वही लिखना है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए, जैसे इस एग्जांपल में नेगेटिव आया है और इसमें पॉजिटिव आया है, तो इसमें तो आपको सामान्य नाम ही लिखना है, इसका नाम क्रोमियम ही लिखना है। लेकिन इसमें जिसमें नेगेटिव चार्ज आ गया उसमें धातु के नाम के आगे आपको 8 शब्द जोड़ना होता है, ध्यान रखना। यदि समन्वय मंडल पर माइनस चार्ज अपने को प्राप्त होता है या पहले से दिया हुआ है, तो उस स्थिति में धातु के नाम के आगे आप 8 शब्द लगा देंगे। जैसे क्रोमियम धातु है तो उसका नाम क्रोमेट कर देंगे, कोबाल्ट धातु है तो उसका नाम आप कोबाल्टेट कर देंगे, जिंक धातु है तो उसका नाम जिंकेट हो जाएगा। प्लस कुछ धातुओं का नाम कई बार पूर्णतया भी चेंज हो जाता है। ऐसी 2 धातुएं हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए कौन कौन सी 2 धातुएं, आयरन और सिल्वर। मान लीजिए आपके पास में कभी एग्जांपल में ये केंद्रीय धातुएं आती हैं, तो अगर इन पर पॉजिटिव या 0 चार्ज है तब तो आप इसका Fe का नाम लिखेंगे आयरन और Ag का नाम लिखेंगे सिल्वर। लेकिन अगर समन्वय मंडल पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो नाम के आगे 8 लगाना है। जैसे कोबाल्ट का हो जाता है कोबाल्टेट, ठीक वैसे ही आयरन का आयरनेट नहीं होगा बल्कि इसका नाम चेंज होकर के हो जाता है फेरेट। ये ध्यान में रखना है। एक तो Fe, दूसरा ध्यान में रखना है Ag, इसका नाम भी सिल्वरेट नहीं करना है बल्कि आपको करना होता है अर्जेंटेट। ये ध्यान में रखना। और एक थोड़ा सा क्रोमियम का भी ध्यान में रखेंगे। नॉर्मली तो इसका नाम क्रोमियम होता है, लेकिन 8 लगाते हैं तो इसके नाम को क्रोमियमेट नहीं करना है, आपको केवल क्रोमेट करना होता है। शॉर्ट कर हो जाता है इसका नाम थोड़ा सा क्रोमेट, ये ध्यान में रखें। तो इस तरह से अपने को केंद्रीय धातु का नाम लिखना होता है। केंद्रीय धातु का नाम पूरा होने के पश्चात आपको उसके जस्ट आगे उस धातु का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है। जैसे केंद्रीय धातु क्रोमियम होगी तो इसके जस्ट बाद में इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, और ये आता है छोटे कोष्टक में लिखना है और रोमन अंकों में लिखना है। जैसे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मान लीजिए +3 है, तो आप इस तरह से छोटे कोष्टक में लिखेंगे और थर्ड लिखेंगे। ये 3 नहीं लिखेंगे, थर्ड लिखना है, आप रोमन अंकों में लिखना होता है। जैसे आपने लिख दिया मान लीजिए सिल्वर और ऑक्सीडेशन नंबर है 1, तो आप इस तरह से लिखेंगे फर्स्ट। ये नियम होते हैं नॉर्मल। अगर आपको कोई भी एग्जांपल दिया जाए तो उसके नाम आपको इस प्रकार से लिखने होते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। किसी भी प्रकार का अगर नॉर्मल उपसय संयोजी यौगिक या नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपने को दिया हुआ है तो उसका नाम आप इन नियमों की सहायता से लिख सकते हैं। हालांकि नियम अभी और भी पढ़ेंगे अपन, नियम कंप्लीट नहीं हुए हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो एग्जांपल्स होते हैं उनके नाम लिखने के लिए अपने को और भी नियमों की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आप किसी नॉर्मल कंपाउंड का नाम इन नियमों की सहायता से लिख सकते हैं। सबसे पहले जो धनायन होता है उसका नाम, उसके बाद में लिगेंड का नाम आएगा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम और संख्या सूचक शब्दों से। उसके बाद में केंद्रीय धातु का नाम या तो नॉर्मल नाम लिखना है या 8 लगा करके, और उसके बाद में धातु का ऑक्सीडेशन नंबर। इस प्रकार से आपको IUPAC नाम लिखना है। तो अब आप अपनी बुक में जो नॉर्मल एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन पहले जो नॉर्मल नाम होते हैं उनके नाम लिखने की कोशिश करेंगे। उनके नाम में आपको लिख करके बताऊंगा, समझाऊंगा कि किस प्रकार से नाम लिखने हैं, और उसके बाद में जो कॉम्प्लिकेटेड यानी बड़े एग्जांपल्स होते हैं उनके बारे में अपन फिर बाद में चर्चा करेंगे। तो
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई एग्जाम्पल का नाम आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसका भी आपको आंसर दिया जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।